अच्छा, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 08 हमारे पास है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम लास्ट हमारा लेक्चर था फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम या फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। आज है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब कहानी समझे। पहली बात मैं आपको थोड़ा कुछ समझाऊं कि ये इम्पल्स होता क्या है। व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स याद रखो, इम्पल्स याद रखें, लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉलर टाइम is called impulse, is called impulse। बहुत ज़्यादा फोर्स लगे छोटा सा टाइम के लिए तो उसे कहा जाता है इम्पल्स, या द प्रोडक्ट ऑफ, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड time is called impulse। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। मैं पहली बात आपको लिखूँ ना, इसका सिंबल, सिंबल आपके पास है ये और ऊपर लगाया है वेक्टर। तो क्वांटिटी की बात करें ना, क्वांटिटी की बात करें तो याद रख लो ऐसी चीजों को कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर है। डायरेक्शन क्या है, अलोंग फोर्स। क्यों ये प्रोडक्ट है किसका, ये प्रोडक्ट है फोर्स एंड टाइम का। तो टाइम स्केलर है, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। अब जरा देखें मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूं, मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली मैं इसको इस तरह लिखूंगा, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। इसमें ये क्या है, ये क्या है, इस फोर्स का नाम होता है ना इम्पल्सिव फोर्स। इस फोर्स का क्या नाम है, इम्पल्सिव फोर्स। अब आप कहेंगे सर ये इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है। तो देखें इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है ना लार्ज फोर्स फॉर स्मॉलर टाइम, स्मॉलर टाइम। बहुत ज्यादा फोर्स हो छोटा सा टाइम के लिए, बहुत ज्यादा फोर्स लगे छोटा सा टाइम के लिए तो उससे कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या कहा, छोटा टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगे उसे कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स। इसी अमल को कहते हैं, इसकी वजह से जो क्वांटिटी आती है प्रोडक्ट करने से, इम्पल्सिव फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स जो छोटा सा टाइम के लिए ज्यादा फोर्स लगे, इसी फोर्स का नाम होता है इम्पल्सिव फोर्स। मतलब देखें हिटिंग बॉल या किकिंग बॉल या कैचिंग बॉल। अब सुने कहानी, मैंने ये एग्जांपल दिया है, हिटिंग बॉल। जब उधर से बॉल आती है, जब उधर से बॉल आती है, आप इधर से हिट लगाते हो, बॉल बैट से आपने हिट लगाया तो फोर्स छोटे टाइम के लिए बॉल टच हुआ, बॉल टच छोटे टाइम के लिए हुआ, फोर्स क्या हुई, फोर्स क्या हुई, ज्यादा हुई कि नहीं हुई। छोटे टाइम के लिए स्ट्रांग फोर्स आप लगाते हैं, इसी को कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स। हिटिंग किकिंग बॉल, जब आप किक करते हैं बॉल को तो बताओ छोटे टाइम के लिए ज्यादा फोर्स लगाते हैं कि नहीं। जब आप कैच करते हैं तो छोटे टाइम के लिए सब स्टार्ट में छोटे टाइम के लिए ज्यादा फोर्स लगती है कि नहीं लगती। जब टीचर आप पर स्टिक लगाता है, स्टिक से मारता है तो छोटे टाइम के लिए ज्यादा फोर्स लगती है कि नहीं फोर्स। इस छोटे टाइम के लिए जितने ज्यादा फोर्स लगती है ना, इसी का नाम रखा है
एम्पल्सिव फोर्स। क्या नाम रखा है? एम्पल्सिव फोर्स। एम्पल्सिव फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट आपके पास आता है इम्पल्स। क्या आता है? इम्पल्स। तो ये आपके पास एम्पल्सिव फोर्स के कुछ एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको ले चलता हूं यूनिट की तरफ। किसकी तरफ ले चलता हूं? यूनिट की तरफ। तो यूनिट क्या होगा इम्पल्स का? इम्पल्स का यूनिट निकालो यहां से। फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टू टाइम का सेकंड। तो एक इधर से कट गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब कहें सर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो मोमेंटम का यूनिट था। यूं ही सेम यूनिट है। इसको मैं क्या न्यूटन सेकंड कह सकता हूं कि नहीं? यस। अब याद रखना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम और इम्पल्स के यूनिट्स सेम आ रहे हैं। आपके मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स सारों के यूनिट क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अब इधर देखिए, मैं आपसे पूछूं ना इसका ये तो क्या है? ये तो आपके पास SI आ रहे हैं ना, तो CGS यूनिट भी बताएं। आप मुझे बताएं ना, न्यूटन के लिए CGS में क्या आता था? डायन, और सेकंड के लिए सेकंड ही आएगा। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन निकाल लो ना, आसान है। किलोग्राम के लिए आप क्या लिखते हैं? M, मीटर के लिए L, टाइम नीचे से ऊपर जाकर इनवर्स होगा। तो ये आपके पास इम्पल्स का डायमेंशन आएगा। इम्पल्स का क्या आएगा? डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है ना? यहां तक समझ आई है? अच्छा, अब मैं बात करता हूं। अब मैं बात क्या करता हूं? मैं कुछ बातें आपको लिखना चाहता हूं यहां इम्पल्स के बारे में। अभी मैंने मोमेंटम छेड़ा नहीं है, अभी सिर्फ किस पे हम खेल रहे हैं? सिर्फ इम्पल्स पे। अच्छा, आप मुझे एक बात बोले हैं, when body is moving, when body is moving with the uniform velocity, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो याद रखना इम्पल्स क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मोशन करे तो इस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? जीरो। समझ आ रही ना? तो आप मुझे बताओ, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी तो इम्पल्स क्या आएगा? जीरो आएगा। पहली बात तो ये है। पहली बात तो ये है। फिर बात करते हैं ना, फिर बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ, कौन सा ग्राफ? F और T ग्राफ। F और T ग्राफ। आप मुझे बोलें एक बात, ये मेरे पास T और ये मेरे पास F है, ये इसका स्लोप है, और ये नीचे जो अंडर आ रही है ये इसका एरिया है। ये क्या है? एरिया है। तो एक बात आप नोट करें, FT ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये होता है मीनिंगलेस। स्लोप क्या है? मीनिंगलेस। पर मुझे एरिया निकालो इस स्लोप का, तो एरिया लेंथ एंड टू विड्थ होता है कि नहीं होता? अच्छा, यहां से मुझे बताओ लेंथ पे कौन है? F है कि नहीं? और विड्थ पे कौन है? टाइम है कि नहीं? F मल्टीप्लाई बाय T आपके पास क्या मिलता है? इम्पल्स। अब याद रखना एक बात को, अब याद रखना, एरिया ऑफ FT ग्राफ इज कॉल्ड इम्पल्स। ये भी नोट करना है, ये भी क्या करना है? नोट करना है। FT ग्राफ में जो एरिया आता है इसी का नाम होता है इम्पल्स। अगर एरिया ज्यादा है तो इम्पल्स ज्यादा, अगर एरिया कम है तो इम्पल्स कम होगा। एरिया ज्यादा तो इम्पल्स ज्यादा, एरिया कम तो इम्पल्स कम, एरिया ज्यादा इम्पल्स ज्यादा, एरिया कम इम्पल्स कम। अब एक क्वेश्चन कर लो इस ग्राफ के ऊपर।
एक क्वेश्चन कर लूँ मैं। मेरे पास ये एफ टी ग्राफ है, मेरे पास क्या है, एफ टी ग्राफ है। एक मेरे पास बॉडी ए से जा रही है, ए से, इसको मैं ए कहूँ। एक मेरे पास बॉडी ए से जा रहा है, इसे मैं एफ टी ग्राफ में दो बॉडीज बनाए हैं। आपसे मैं पूछता हूँ इन दो बॉडीज का, एफ टी ग्राफ में दो बॉडीज बनाए हैं, मैं कहता हूँ बताओ इम्पल्स ए का ज्यादा होगा या इम्पल्स बी का ज्यादा होगा। तो आप कैसे निकालेंगे ग्राफ से इम्पल्स, इसका एरिया निकालें, एरिया चेक करें ए का ज्यादा है या बी का। आप कहेंगे सर बी का, तो एरिया का कम है ना, तो इम्पल्स ए का ज्यादा कम होगा और बी का ज्यादा होगा। ये था आपके पास इम्पल्स के बारे में। अब एक बात और याद रखें, इम्पल्स उनके बीच में रिलेशन देखें। इम्पल्स आप कहें सर ये तो चेंज इन मोमेंटम भी तो आपने इस तरह पढ़ाया था ना, इनमें फिर डिफरेंस क्या है, तो मैं वहीं लिख रहा हूं। इम्पल्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम नजर आ रहा है ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मेरे पास एक क्वांटिटी आती है जिसे मैं कहूंगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये क्या है जरा इधर देखें, ये क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है जरा देखो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कह रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम is equal to impulse. Change in momentum is equal to impulse, या change in momentum is called impulse. अब मुझे बताओ, प्रूफ दो कि क्या वाकई में चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर आता है। अच्छा पहली बात आप लोगों के पास मोमेंटम, अभी इम्पल्स पढ़ा, इम्पल्स का फार्मूला क्या है, ये इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, है कि नहीं। अच्छा एफ की जगह मैं क्या ये पुट कर सकता हूं जो आपने मोमेंटम में पुट किया था, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, फोर्स डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी एंड टू डेल्टा टी। ये अगर ये कैंसल, बताओ क्या आया, ये इज इक्वल टू डेल्टा पी और जे इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। या आप इस तरह भी कर सकते हो ना, एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्या लिखा मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो प्रूफ दे दें, आपको पता है ये इम्पल्स का फार्मूला है कि नहीं। अच्छा मैंने कहा एफ की जगह मैं लिखता हूं डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्यों हमने अभी फोर्स एंड मोमेंटम में लिखा था एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये अगर ये कैंसल, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और ये बात उधर लिखी थी, याद है कि नहीं है। अच्छा अब मैं डेल्टा पी का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा ठीक है, पी एफ माइनस पी आई, लेकिन पी एफ का क्या मतलब है, एम वी एफ, मोमेंटम का क्या मतलब है, मास एन टू वेलोसिटी, एम वी एफ माइनस एम वी आई, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अब याद रखना है, जब भी मोमेंटम में चेंज आती है तो इम्पल्स होता है, जब भी मोमेंटम में चेंज नहीं आती है तो इम्पल्स नहीं होता है। जब मोमेंटम में चेंज आती है तो इम्पल्स होता है, जब मोमेंटम में चेंज नहीं आती है तो इम्पल्स नहीं होता है। जब मोमेंटम में चेंज आती है तो इम्पल्स होता है, जब मोमेंटम में चेंज नहीं आती है तो कोई इम्पल्स नहीं होती है। अब बात याद रख लो, when body is moving with uniform velocity, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी तो पहली बात याद रख लो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अच्छा दूसरा पॉइंट,
आप बताओ वेलोसिटी में जब चेंज नहीं आती तो एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो। अच्छा तीसरी बात, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्यों ज़ीरो? क्योंकि इम्पल्स क्या होता है? ज़ीरो। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी तो ये चार के चार फैक्टर याद रखना, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं? ज़ीरो। हमेशा के लिए क्या होते हैं? ज़ीरो। मज़ीद भी फैक्टर है, मज़ीद भी फैक्टर है, पर मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाया भी है, शायद आपको याद हो, टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो। टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी था पांचवा फैक्टर। समझ आ रही ना? तो ये आपके पास कहानी थी इम्पल्स एंड मोमेंटम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम।